नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेक्टर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। स्टार्ट करेंगे, पहले ज़रा हम ये समझ लें कि इस टॉपिक में ऐसा खास क्या है, इस टॉपिक को ज़रूरत क्या है पढ़ने की, क्या बिना पढ़े काम हो जाएगा हमारा, ये सब बातें ज़रा कर लेते हैं। तो कहानी अगेन वहीं से स्टार्ट होती है, पुराने ज़माने से। जैसा कि अपन जानते हैं कि पुराने ज़माने के जो मैथमेटिशियंस थे वो थोड़े से आलसी थे। तो वो आलस के कारण उन लोगों ने ये सोचा कि कौन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करे। भाई पैरेललोग्राम लॉ अगर आपको अप्लाई करना है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, तो सोचो कितना लंबा काम है। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर कॉस थीटा, और इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। मतलब जितना आएगा उसके बाद फिर उसका स्क्वायर रूट और सॉल्व करना है। और इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, डायरेक्शन के लिए फिर अलग से फॉर्मूला होता है। तो पुराने ज़माने के मैथमेटिशियंस ने सोचा कि कुछ आसान तरीका निकाला जाए जिसमें इंसानों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, है ना, इतना लेंदी सॉल्यूशन ना जाए, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले ना लगाने पड़े। तो उसके लिए इन लोगों ने जुगाड़ निकाला कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। समझते हैं। डायरेक्ट मैं कंपोनेंट्स में नहीं कूद रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, कुछ और बात आपको समझा रहा हूं। तो देखो, मान लो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वेक्टर भूल जाओ, है ना। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानो कि आपके सामने लिखा होता x प्लस वाई, एक मिनट, हाँ, मान लेते हैं आपके सामने लिखा होता 2x प्लस 3y एंड आपके सामने लिखा होता 1x प्लस 2y। और अगर इन दोनों चीजों को आपको ऐड करने बोल दिया जाए, आपसे बोला जाए चलो भाई इनको ऐड करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? है इतना आसान, 2x और 1x हो गया 3x एंड 3y प्लस 2y हो गया 5y। ये सिंपली ऐड हो गया। तो आज जैसा कि आप देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको किसी भी टाइप का ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाना पड़ा। आपने सिंपल मैथमेटिक्स से, जो सिंपल अलजेब्रा होती है, जो कि डेली लाइफ में यूज होती है, 2 और 2 4, 3 और 2 5, वो वाली अलजेब्रा से आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि क्यों ना वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही सेट किया जाए कि जिसकी वजह से हमको ये बिना फालतू के लॉज ना लगाने पड़े। ट्राइंगल लॉ, तो पॉलीगॉन लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ, ये सब हमको ना लगाना पड़े। तो उसके लिए इन लोगों ने ऐसा सोचा। देखो, कुछ ऐसा ही सोचा है लेकिन थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं। अब देखो, इसके लिए इन लोगों ने ये सोचा कि मान लो वेक्टर ए कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप। अब अगर हमको वेक्टर ए प्लस बी करना है तो भाई सेम टू सेम वही वाला लॉजिक लगा दो। जैसे यहां पर x वाला x से ऐड हुआ है, ठीक वैसे यहां पर i कैप वाले को i कैप वाले से ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा 5i कैप प्लस 6j कैप। और ऐसा करने से जो पुराने जमाने के मैथमेटिशियंस थे उनको बहुत आनंद आया, उनको बहुत खुशी मिली। उनने सोचा अरे वाह, ये देखो ऐड हो गया, ना किसी पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत पड़ी, ना किसी ट्राइंगल लॉ की जरूरत पड़ी, ये तो डायरेक्टली ऐड हो गया। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि ये ऐड इजीली इसलिए हुआ है क्योंकि वेक्टर ए इस फॉर्म में दिया हुआ था, समथिंग i कैप और समथिंग j कैप। वैसे ही वेक्टर बी जो था वो भी इस फॉर्म में दिया हुआ था, समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप के फॉर्म में। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जो आगे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम यही सिखाएं कि वेक्टर को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए। क्योंकि अगर स्टूडेंट वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना सीख गया, मान लो आप ही स्टूडेंट्स लोग किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना सीख गए, तो फिर तो आप सिंपली ऐड कर दोगे, आपको कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाना पड़ेगा और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखने की जो कला होती है ना, उसी को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टुकड़े करना। ये बेसिकली वेक्टर के इन्होंने टुकड़े करके ही लिखा है।
ये एक्स एक्सिस वाला टुकड़ा है और ये वाई एक्सिस वाला टुकड़ा है। तो किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखने की जो कला होती है, जो टैलेंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मान के चलता हूं समझ में आया होगा। अब मेरे सामने तो कैमरा रहता है हमेशा, तो कैमरा तो एक्सप्रेशन लेस है, उसमें कोई एक्सप्रेशन है नहीं। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं हमने जो भी कुछ कहा। हमने कहा पुराने जमाने के मैथमेटिशियंस बड़े आलसी थे, उन लोगों ने ये सोचा कि अगर इन दो टर्म को ऐड करना है तो x वाला सिंपली x से जुड़ जाता है, y वाला सिंपली y से जुड़ जाता है, और ये आंसर इतना आ जाता है। फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो वेक्टर को भी कुछ ऐसा ही फॉर्म में लिखा जाए। तो इन लोगों ने सोचा अगर वेक्टर a ऐसा होता, वेक्टर b ऐसा होता, तो वेक्टर a प्लस बी सिंपली ऐसा आ जाता, कोई पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। एक फायदा ये हुआ, कोई पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद सोचा कि ऐसा तो तब कर पाएंगे ना जब वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो। तो आज के लेक्चर में हमको यही सीखना है कि वेक्टर को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कंपोनेंट्स करके ऐड करने का एक और बड़ा फायदा होता है। वो बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हो ना, तो एक बार में आप सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में ये वेक्टर दे दिए जाएं, आई कैप जे कैप के फॉर्म में अगर आपको वेक्टर दे दिए जाएं, तो आप एक बार में चाहे जितने वेक्टर्स ऐड कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। आई कैप वाले सारे ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले सारे ऐड हो जाएंगे, और अगर के कैप होता होगा तो सारे के कैप वाले ऐड हो जाएंगे। तो इसका ये भी फायदा होता है कि एक बार में अपन जितने चाहे उतने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका मन हो तो वीडियो पॉज करके ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद फिर अपन प्रॉपर हेडिंग डालते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स और उसको पढ़ते हैं। तो वीडियो पॉज करके ये अगर नोट करना है तो कर लो। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है हमको डायरेक्ट यही समझना है कि किसी भी वेक्टर को समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस था, देन ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस था, और जेड एक्सिस बनाते तो हम ऐसा है ना, लेकिन एक्चुअली में जेड एक्सिस कहाँ होता है? बोर्ड के बाहर होता है, ऐसा आता है जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस ऐसा बाहर आ रहा है। ये हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस आ गए। अब मैं यहां पर एक वेक्टर बनाने जा रहा हूं, और यहां पर मैं जो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ना, वो वेक्टर भी कहीं हवा में है ना। मतलब मैं वेक्टर ऐसा बनाऊंगा तो बोर्ड के ऊपर, लेकिन वो वेक्टर बोर्ड के ऊपर नहीं है, वो वेक्टर यहां ओरिजिन से ऐसा कहीं बाहर आ रहा है, ऐसा ये ऐसा जा रहा है, बोर्ड के बाहर जा रहा है ये वेक्टर। तो टोटल यहां पर दो लाइंस हवा में हैं। देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोर्ड पे है, जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर आ गया है, एंड वेक्टर जो ए है वो भी बोर्ड के बाहर ऐसा कहीं ऊपर गया है, ऊपर की तरफ, लेकिन बोर्ड के बाहर है। अब मैंने मान लिया कि ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इन तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ बीटा एंगल बनाता है, एंड जेड के साथ गामा एंगल बनाता है। ऐसे तीन एंगल्स मैंने मान लिए। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ये मत सोचना अरे बाप रे ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, इसलिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें फॉर्मूला कहता है कि अगर आप किसी वेक्टर को समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, तो आप लिखोगे सिंपली ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। बहुत आसान। अल्फा बीटा गामा आपको ऑलरेडी पता होंगे। देखो भाई, अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी आपको पता होंगे। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो ये मैग्नीट्यूड है, देखो ये तीन जगह आ गया। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है ये भी आपको दिया होता है।
अल्फा बीटा गामा दिए होते हैं, मैग्नीट्यूड भी दिया होता है, तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रख के इस वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा कहाँ एक्सप्लेन कर दिया, 3D में। ध्यान से सुनना, ये हमने पूरा का पूरा कहाँ एक्सप्लेन कर दिया, 3D में। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि फिजिक्स में हमको हमेशा 3D क्वेश्चन मिले, है ना। अगर अपन जेई एडवांस की भी बात करें ना, तो वहां पर भी 95% प्रॉब्लम 3D नहीं जाते, बहुत कम क्वेश्चन 3D जाते हैं। और फिलहाल ये लेक्चर अपन किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, नीट स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो बात एकदम क्लियर है, वहां पर भी कोई क्वेश्चन ऐसा 3D में नहीं जाने वाला। तो ये तो मैंने आपको एक्चुअल फॉर्मूला बता दिया 3D का। अब इसको थोड़ा और इजी अपन करने वाले हैं 2 डायमेंशन में। मतलब ये फॉर्मूले को अपन, ये जो इतना भयानक सा फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और इजी करके हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जिसमें इसका सिर्फ और सिर्फ 2D वर्जन देखेंगे अपन। 2D वर्जन समझते हो ना, 2 डायमेंशन मतलब सिर्फ 2 एक्सेस आए, मतलब नेक्स्ट डायग्राम में ये गायब हो जाएगा, Z, X और Y बस होगा। तो वीडियो पॉज करो, आएगा समझ में थोड़ी देर से। वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं क्या कह रहा था, ये फॉर्मूला तो देखने में किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, अल्फा बीटा गामा कहाँ कहाँ एंगल बने हुए हैं। तो इसका थोड़ा आसान वर्जन समझते हैं अपन। देखो इसका थोड़ा सा इजी वर्जन क्या होगा, देखो इसका थोड़ा सा इजी वर्जन, या फिर आप 2D वर्जन भी बोल सकते हो। 2D वर्जन मतलब 2 ही एक्सिस आने वाले हैं, बस सिर्फ 2 एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, इस वजह से ये जो मेरा वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये भी बोर्ड पे ही बना हुआ है ना। अब 3D चीजें दिमाग से निकाल दो। अब जितनी भी बात यहां पर बोली जा रही है, सारी की सारी कहानी बोर्ड पे बनी हुई है। एक्स एक्सिस भी बोर्ड पे है, वाई एक्सिस भी बोर्ड पे है, और वेक्टर ए भी बोर्ड पे है। पिछले डायग्राम की तरह वेक्टर ए हवा में नहीं जा रहा। पिछले डायग्राम में जेड एक्सिस बाहर था, वेक्टर ए बोर्ड के बाहर था, है ना। तो इस डायग्राम की तरह इसमें कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, यहां पर सब कुछ बोर्ड पे बना हुआ है। ये भी बोर्ड में है, ये भी बोर्ड में है, और ये भी बोर्ड में है। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल अपने आप क्या हो जाता, 90 माइनस थीटा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल अपने आप क्या हो जाता, 90 माइनस थीटा। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा। और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। ये सारा का सारा क्वेश्चन कहां पर सॉल्व होना चाहता है, एक्स और वाई एक्सिस में बस। मतलब यहां पर जेड एक्सिस का कोई भी काम नहीं है। मतलब इसके ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला जब आप ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करोगे तो आपको जेड एक्सिस वाला टर्म नहीं लिखना है। जेड एक्सिस वाला टर्म नहीं लिखने का मतलब कौन सा टर्म नहीं लिखना, आपको ये टर्म नहीं लिखना। देखो के कैप का मतलब जेड एक्सिस होता है, तो आपको ये वाला टर्म नहीं लिखना, इसको लिखना ही नहीं है। सिर्फ इतना लिखोगे, कहां पे, यहां पे। तो लिखता हूं मैं, देखो मैंने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप। बस आगे वाला टर्म नहीं लिखना, क्योंकि आगे वाला टर्म कहां का था, आगे वाला टर्म जेड एक्सिस का था। हम सिर्फ और सिर्फ कब की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस ही, बस। इसलिए इसको 2D वर्जन और इजी वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि एक टर्म ही गायब हो गया। वैल्यूज रख देते हैं, कॉस अल्फा, अल्फा रख देते हैं, थीटा है अल्फा, तो बन जाएगा ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस बीटा। देखो बीटा कितना है, बीटा 90 माइनस थीटा है।
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका इजी वर्जन होता है। इजी वर्जन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर z एक्सिस गायब होता है। तो आपके तो 99.99% प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना वेक्टर पे, इससे आगे आपको नहीं जाना है ना। मतलब आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप सारे क्वेश्चन में इससे काम चला लोगे। इससे ये आपके काम का है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अपन ये समझते हैं कि ये जो हमने कंपोनेंट्स करना सीखा है अभी ये जो हमने आई कैप और जे कैप में फॉर्म में लिखना सीखा है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। इसकी हेल्प से दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उससे फाइनल मैग्नीट्यूड क्या आता है, फाइनल डायरेक्शन क्या आता है, सारी चीजें हम एक ही एग्जाम्पल में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कुछ ऐसा, देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ए का भी एंगल दिया हुआ है, वेक्टर बी का भी एंगल दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है। और हमसे पूछा जाता है, हमसे बोला जाता है कैलकुलेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पूछा तो सिर्फ इतना है इसने, लेकिन हम सब कैलकुलेट कर देंगे, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, सब कुछ। एक मिनट है, इसको थोड़ा सा इजी कर लूं मैं, नहीं तो बिना फालतू आप लोग परेशान हो गए। एक काम करते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 10 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 10 है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है एंड वेक्टर बी वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है। तो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो ये लिखा मैंने सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले मैं वेक्टर ए लिखने जा रहा हूं। वेक्टर ए क्या लिखूंगा मैं? ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप, ऐसा लिखता। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो देखो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 30 डिग्री। ए की वैल्यू रख दिया 10 और यहां पर आ गया cos 30। फिर से ए की वैल्यू रख दिया 10 और फिर यहां आएगा cos बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल। तो समझदार हैं आप लोग बहुत। अगर ये 30 है तो ये कितना हुआ होगा? 60 डिग्री हुआ होगा ना। सिंपल सी बात है, ये 30 था तो ये 60 होता। तो यहां पर क्या आ जाता? cos 60। पता नहीं पल्ले पड़ता है या नहीं, फिर से बता दे रहा हूं। देखो ये एंगल अल्फा, ये 30 डिग्री दिया हुआ था और ये जो एंगल था ये एक्स एक्सिस के साथ था। एक्स एक्सिस के साथ वाले एंगल को अल्फा बोलते हैं। ये 30 होता तो ये अपने आप 60 हो जाता। इसको क्या बोल दूंगा? बीटा। और फिर वैल्यूज रखी हैं बस, और कुछ नहीं किया। फिर 10th में तो पढ़ ही रखा है cos 30 cos 60 सबकी वैल्यूज, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं यहां पर। तो ये बन जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो ये वेक्टर ए आ गया, ये आ गया वेक्टर ए। अब बारी आ रही है किसकी? वेक्टर बी की। वेक्टर बी में यहां आते हैं। देखो वेक्टर बी में जो एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी वाई एक्सिस के साथ ही दिया हुआ है ना। ऑलरेडी वाई एक्सिस के साथ दिया, मतलब ये क्या दिया हुआ है? ये बीटा दिया हुआ है। अगर ये 30 डिग्री था तो ये कितना हो जाता? 60 डिग्री हो जाता। और ये क्या हो जाता? अल्फा। अब इसमें भी कुछ नहीं बचा, वैल्यूज रखनी है बस। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ये बनता बी कॉस अल्फा आई कैप प्लस बी साइन अल्फा जे कैप। गलत लिखा मैंने, बी कॉस अल्फा आई कैप प्लस बी कॉस बीटा जे कैप, ऐसा हो गया। वैल्यूज रखते हैं सारी की सारी। बी कितना है? 10 है, तो बनेगा 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60 जे कैप। ये बार बार मैं गलती से ना साइन लिख दे रहा हूं। ये तो सही है, अल्फा लिख दिया 60 डिग्री।
बीटा कितना है, देखो बीटा 30 डिग्री है, तो ये बनेगा 10 cos 30 जे कैप। अब सही है, एक बार देख लो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन और डाउट तो पूछ नहीं पाओगे क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा रुक जा रहा हूं मैं। देख लो अच्छे से, अल्फा की जगह रखा है और बीटा की जगह ये रखा है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस बी, सॉरी ये वेक्टर बी आ गया, वेक्टर ए आ गया और वेक्टर बी आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमसे ये पूछा गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो आप किसी भी टाइप के पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं है, सिंपली आप आई कैप वाले को आई कैप वाले से ऐड कर दो और जे कैप वाले को जे कैप वाले से ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो आई कैप वाले को आई कैप वाले से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5√3 प्लस 5, तो ये बनेगा 5√3 प्लस 5 आई कैप। जे कैप वाले ऐड करो, देखो जे कैप वाले ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 5√3। वैसे कैलकुलेशन समझाना टीचर का काम नहीं होता है, टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना होता है, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, इस वजह से मैं सब कुछ समझा रहा हूं। ये हो गया। अब इसमें देखो आई कैप में जो आया था जे कैप में भी वही आया है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हो और आप अपना फाइनल आंसर दे सकते हो 5√3 प्लस 5 कॉमन देन आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे आप अपना आंसर दे सकते हो। इसमें मैंने कहा था कि मैं सब कुछ कैलकुलेट करके सिखा दूंगा, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं सिखा रहा हूं, उसके लिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आ गई है, कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आई है। फिर मैं इस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को अगर और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो फिर वो ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा, और किसी चीज को अगर ओवर एक्सप्लेन करो ना तो वो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। तो इस वजह से इस एग्जाम्पल में अपन इतना ही रखते हैं। इस एग्जाम्पल में सिंपली वेक्टर ए प्लस बी पूछा गया था, हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन समझेंगे कि इसकी हेल्प से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे पता किया जाता है, तो दोनों बातें अपन समझने वाले हैं। फिलहाल आप वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, पहले मैं नोट बना के लिख लीजिएगा आप इसको। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा कहता है कि मान लो कि वेक्टर ए जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। ठीक है, मान लेते हैं कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, सिंपल सब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो इससे मैग्नीट्यूड आ जाता है। डायरेक्शन की बात करें, देखिए जरा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन के लिए ना हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ax कैसा बनेगा, देखो ax ऐसा बनेगा भाई, सिंपल सी चीज, ये ax मतलब x वाला वेक्टर ना, तो अलोंग x एक्सिस तो ऐसे ही बनता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया शायद, है ना, स्क्रीन में टेढ़ा दिख रहा है, फिर टेढ़ा ही बना है, छोड़ो तो ये बन गया क्या, ax बन गया। वैसे ही आप इसी के साथ क्या बना लो, ay बना लो, ax बना लो और इसी के साथ ay बना लो। जब भी बनाओ हेड टेल यूज करना, ट्राइंगल और यूज करने वाले हैं अपन यहाँ पे। तो ऐसा होगा, ये ax हो जाएगा, वो ay हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद ना इसको ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे, और ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। थोड़ा सा यहाँ याद करने का काम है, पहले ax ड्रॉ करना है, फिर ay ड्रॉ करना है, फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है ना, ट्राइंगल लॉ लगाया हमने पूरा।
उसके बाद ये जो थीटा है ये आपको डायरेक्शन बताएगा, और ये थीटा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ay/ax। तो ऐसे कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता किया जाता है। इसको अप्लाई करके देखते हैं, देखो जरा। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसमें। मान लो वेक्टर ए दिया हुआ था आई कैप प्लस 2j कैप, एंड वेक्टर बी दिया हुआ था 2i कैप प्लस j कैप। अब हमसे पूछा जाता है कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड डायरेक्शन कितना होगा। दो बातें हमसे पूछी जाती हैं। सॉल्यूशन में आता हूं। सबसे पहले तो मैं वेक्टर ए प्लस बी निकाल लूंगा। वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो वेक्टर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, सिंपली आई वाला आई से जुड़ेगा, जे वाला जे से, तो आई कैप और 2i कैप हो जाएगा 3i कैप, और ये प्लस 3j कैप, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो वेक्टर ए प्लस बी था वो इस फॉर्मेट में आ चुका है। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए है तो ये रहा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, डायरेक्शन चाहिए तो ये रहा डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√2। ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की बात करें तो मैंने क्या कहा, डायरेक्शन के लिए या तो ड्रॉ कर लो, है ना, या फिर अभी अभी फॉर्मूला बनाया है इसको यूज कर लो। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 3i कैप कैसा ड्रॉ होगा, ऐसा, ये हो गया 3। देन 3j कैप मतलब y एक्सिस में ड्रॉ करना है, ये ऐसा हो जाएगा, ये भी 3 वो भी 3। उसके बाद ये जो होगा ये आपको रिजल्टेंट बताएगा। इस एंगल को आप क्या बोलोगे, थीटा, जो कि क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और यहां आप लगा दोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/3, जो कि कितना आ जाएगा 1। और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब। तो ऐसे ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये कंपोनेंट्स अपन ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने करना भी सीख लिया कि अगर वेक्टर ए आड़ा टेढ़ा ऐसा भाग रहा है, उसका एंगल दिया है, तो उसको इस फॉर्म में कैसा लिखा जाए, कैसे लिखा जाए इन फॉर्म्स में, ये अपन ने सीख लिया। फिर उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, उसको अप्लाई करके भी देख लिया। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया जाए। तो हेडिंग आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का 2 तरीका होता है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 अप्रोच होती हैं, ठीक है। पहला वाला जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, एंड दूसरा वाला जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। तो फिलहाल जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये था वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर ए था एंड ये वेक्टर बी था, एंड मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था वो थीटा था। मान लेते हैं वेक्टर ए आपको पता था, वेक्टर बी आपको पता था, और दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा, वो भी आपको पता था। अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहां डॉट आता है इस वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा फॉर्मूले पे आप जरा ध्यान दोगे ना तो देखो जरा,
LHS में तो वेक्टर है, देखो LHS में देखो एरो लगा है, एरो लगा है, ये क्या है, वेक्टर है। लेकिन RHS में वेक्टर नहीं है, ये क्या है, देखो मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन इज मिसिंग, यहां कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन गायब है ना। मैं RHS की बात कर रहा हूं, LHS तो क्लियर है। LHS में क्या है, वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है LHS में। RHS में देखो मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन मिसिंग, मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन मिसिंग। कॉस थीटा वो तो बेचारा वेक्टर होता ही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर जो RHS में आंसर आता है ना, ये जो आंसर आता है ये वेक्टर नहीं होता, ये जो RHS में आपको रिजल्ट मिलता है ना, ये वेक्टर होता ही नहीं है, ये स्केलर होता है। रिजल्ट इज स्केलर, तो ये जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ना वो स्केलर होता है, वो वेक्टर नहीं होता। एंड फाइनल रिजल्ट इज स्केलर, इसी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो ऐसे इसके दो नाम पड़े हैं, डॉट की वजह से डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और फाइनल आंसर स्केलर आता है इस वजह से स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये होती है A डॉट B की कहानी। अब बात कुछ ऐसी है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात कुछ ऐसी है कि भाई आप ये फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना जब आपको वेक्टर A पता हो, वेक्टर B पता हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा पता हो। कॉमन सेंस है ना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको A डॉट B निकालना है और आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको कम से कम थीटा तो पता होना चाहिए ना, तब तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना। मतलब ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब थीटा आपको पता हो, जब थीटा आपको पता हो तब आप ये फॉर्मूला लगाते होगे। लेकिन मान लेते हैं इसी में, मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि वेक्टर A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप है, एंड वैसे ही वेक्टर B इज इक्वल टू BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप है। और अब से बोला जाता है, अब आपसे बोला जाता है कि अब बताओ वेक्टर A डॉट B, दम है तो, ऐसा बोल दिया गया। तो भाई अब तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, है ना, क्योंकि अब तो हमको थीटा ही नहीं पता। मान के चल रहा हूं, बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सा कॉमन सेंस है ना। ये फॉर्मूला तो आप तब लगाओगे ना जब आपको थीटा पता होगा। तो अगर ऐसा डायग्राम आपको दिया होगा तो बल्ले बल्ले आप ये फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए कि वेक्टर A ऐसा था, वेक्टर B ऐसा था, अब बताओ A डॉट B, तो फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी बहुत टफ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें बोलते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, एंड के कैप वाले को के कैप वाले से मल्टीप्लाई करो। करके बताते हैं, देखो आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा AX BX, फिर प्लस लगेगा। जे कैप वाला जे कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा AY BY, देन के कैप वाला के कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा AZ BZ, और ये सिंपली सॉल्व हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के जो डॉट प्रोडक्ट होता है और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो बहुत इजी होता है ना। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें एंगल दिया होता है तो खुशी खुशी ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर एंगल नहीं दिया तो ऐसा कर देते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद हम सिंपल से दो एग्जांपल्स देखते हैं, एक एग्जांपल इस पे और एक एग्जांपल इस पे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने,
वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, उनके बीच का एंगल दिया है और आपसे पूछा जाता है कि ए डॉट बी कितना होता होगा। इससे आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं कहीं दुनिया में, और ऐसा आएगा भी नहीं एग्जाम में, है ना। खुश मत होना सॉल्व करके, किसी से बन जाए तो पता चले बिना फालतू में खुश हो जाए, तो बिना फालतू में खुश मत हो जाना। इतना आसान क्वेश्चन कभी कोई नहीं पूछता। फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं बस मैं। वेक्टर ए डॉट बी का मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन कॉस थीटा, यही था। ए का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है एंड थीटा जो है 60 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा cos 60। cos 60 कितना होता है? cos 60 हाफ होता है, तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब कि 50, देन cos 60 का हाफ आ जाएगा, तो 50 इंटू हाफ क्या हो जाएगा? 25। अगेन वही कहूँगा, कैलकुलेशन करना टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम सिर्फ इतना समझाना है। वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है इस वजह से कैलकुलेशन भी समझा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में, दूसरे टाइप का। मान लेते हैं वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ऐसा। और फिर से हमसे पूछा जाता है कि वेक्टर ए डॉट बी बता दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इसमें ए डॉट बी करने से पहले ना हम इस वेक्टर को तमीज के साथ लिखेंगे। तमीज के साथ लिखने का मतलब देखो क्या कह रहा हूं, आप वेक्टर ए को लिखोगे अच्छे से, आप लिखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। आगे k कैप में कुछ भी नहीं है ना, इसलिए 0k कैप लिख दिया। वैसे ही आप वेक्टर b को तमीज के साथ लिखोगे, i कैप बस दिख रहा है यहां पर, इस i कैप को आप लिखोगे 1i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये a हो गया और ये b हो गया। अब करना है मुझे वेक्टर a डॉट b, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। i वाला i से मल्टीप्लाई, j वाला j से मल्टीप्लाई, k वाला k से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 1 जा 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, देखो 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 2 से, तो ये बनेगा माइनस 8 एंड देन 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 0, तो ये आंसर आ गया अपना -5। तो ऐसे सिंपली सॉल्व हो जाता है। और इससे हमको एक और बात समझ में आती है कि ए डॉट बी पॉजिटिव तो होता ही है, पॉजिटिव तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और कभी कभी 0 भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें। तो फिर एक काम करते हैं, इसके आगे अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हमारा वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बचा है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।